बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। तो बच्चों अभी तक के सफर में हमने इससे पहले लेक्चर में टॉर्क टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि आर क्रॉस एफ। ये हमारा मोमेंट ऑफ द फोर्स आया था, यानी कि आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। और इसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करी थी। उसको बोला था मोमेंट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंट ऑफ द मोमेंटम यानी कि आर क्रॉस पी। इसको हम आर परपेंडिकुलर इंटू पी और आर इंटू पी परपेंडिकुलर दोनों वे में लिख सकते थे। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इन दोनों का हमने रिलेशन देखा था कि टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। तो हमने स्टडी किया था dl बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क, नेट टॉर्क। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए देखा था। अच्छा बच्चों, ये देखो कि अगर आपका टॉर्क जीरो है, टोटल टॉर्क अगर जीरो होगा तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यानी कि dl बाई डी टी जीरो है, तो क्या होगा बच्चों? आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा। तो हम अदरवाइज क्या कह सकते हैं कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो आपका dl बाई डी टी जीरो होगा। और dl बाई डी टी जीरो कब होगा? जब आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो यानी कि टॉर्क जीरो होने पर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ जाता है। तो यहीं से बच्चों आपका निकलता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी हमने सबसे पहले पॉइंट मास के लिए स्टडी किया था। अगर हमारा पॉइंट मास है, न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था कि पॉइंट मास के लिए हम इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर उस पर लगने वाली ऑल फोर्सेस, यानी कि लेट्स से F1, F2 और F3, तीनों फोर्सेस का सिग्मा F अगर जीरो है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the particle is equals to zero, then particle is said to be in equilibrium। उसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन बच्चों आप एक सिनेरियो ऐसा कंसीडर करो, अगर आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी है। क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी। अब रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं हम। एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। और फोर्स फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग इन अ लाइन, एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रही। तो अब इस सिनेरियो में देखोगे कि यहां पर ये एफ फोर्स है और यहां पर ये माइनस एफ फोर्स है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स है। तो आप यहां पर इस पार्टिकल के लिए, इस बॉडी के लिए आप देखोगे कि एफ प्लस माइनस एफ, नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होगी तो हम क्या बोलेंगे? दूसरा आप देखेंगे कि अगर यहां पर दोनों पार्टिकल पर यहां पर फोर्स लगाई जाए तो यहां पर एक नेट टॉर्क आ जाएगा। इस टॉर्क को भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर अगर टॉर्क जीरो नहीं होता है तो टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट देता है। इसमें क्या देता है? रोटेटिंग इफेक्ट देता है। तो ये रॉड या जो भी रिजिड बॉडी है ये रोटेट करने लग जाएगी। तो यहां पर बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी के लिए हम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है बच्चों? जब आपकी नेट फोर्स जीरो होती है। इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब आपकी नेट फोर्स जीरो होती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। और हमने ये स्टडी किया था कि जब नेट फोर्स जीरो होती है तो आपका सिस्टम और पार्टिकल है तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास कहीं पर नहीं जा रहा होगा। दूसरा होता है बच्चों टॉर्क जीरो। टॉर्क अगर जीरो होता है तो अगर आपका टॉर्क जीरो है, टॉर्क अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इसको हम कॉल करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
यानी कि बॉडी को और इक्विलिब्रियम में होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम दोनों होने चाहिए। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि अगर एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही है फोर्स और अब डिस्टेंस पर है, तो यहां पर सिग्मा एफ तो जीरो होगा, लेकिन सिग्मा टाउ जीरो नहीं होगा। तो बच्चों हमने ये इंश्योर करना है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, यानी कि सिग्मा एफ भी जीरो हो और सिग्मा टाउ भी जीरो होनी चाहिए। तो हम जब भी इसकी स्टडी करेंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए दो पॉइंट हमेशा कंसीडर करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ जीरो यानी कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी हो, और अदरवाइज हम बोल सकते हैं एसीएम क्या हो, जीरो पर हो। ओके, यहां पर टॉर्क जीरो हो यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फोर्स कपल। फोर्स कपल को हम मान लेते हैं कि यहां पर एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और यहां पर दो फोर्स लग रही है। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल, सेम एंगल, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं बट नॉट एक्टिंग पैरेलल। ओके, फोर्सेस आर पैरेलल, एफ फोर्सेस आर पैरेलल, दोनों फोर्स पैरेलल हैं बट नॉट एक्टिंग अलोंग नॉन कोलिनियर है। एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, एक यानी कि दोनों पैरेलल सेम एंगल पर है बट सेम लाइन पर नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो अब यहां पर देखो, आप यहां पर ओरिजिन मान लेते हो ओ। ओ से आप यहां पर देखोगे दिस इज योर, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको हम बोल देते हैं ए, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको बोल देते हैं बी। तो आप यहां पर टॉर्क निकालोगे तो इसको हम F1 बोल देते हैं और इसको हम F2 बोल देते हैं। एंड आप देखेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F1 वेक्टर। ये ध्यान रखिए। ओके, दोनों फोर्सेस का सम जीरो है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। हम F1 की वजह से टाउ वन निकालते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स वन, टाउ वन कैन बी रिटेन एज ओ ए। ओ ए पोजिशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। कहाँ निकालना है? टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है। ओरिजिन हमने ये कंसीडर कर ली। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का आप क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर लेंगे, और ये आपका फोर्स वेक्टर है। तो आप क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा और ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे ओ ए। ओ ए ये वेक्टर होगा और ये F1 वेक्टर होगा, ओ ए क्रॉस F1। ये हमारी टॉर्क की डेफिनेशन है। ओ ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? R1 वेक्टर, दैट इज R1 वेक्टर क्रॉस F1। ओके, ये हमारा टॉर्क वन आ गया अबाउट ओ, ये ध्यान रखना है, अबाउट ओरिजिन। इसी तरह बच्चों टॉर्क ड्यू टू फोर्स टू हम क्या लिखेंगे? दैट इज ओ बी वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और ओ बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर क्रॉस F2। तो बच्चों टोटल टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क विल बी सम ऑफ ऑल टॉर्क, यानी कि टाउ वन प्लस टाउ टू, दोनों का टॉर्क हमने ऐड कर दिया। तो टाउ वन बच्चों, टाउ वन क्या है यहां पर? R1, R1 क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 क्रॉस F2 वेक्टर। अब यहां पर देखोगे कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर डिफरेंट है बट देयर इज ए रिलेशन बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। अभी हमने ऊपर रिलेशन निकाला है कि F2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F1 वेक्टर। तो आप यहां पर रख देंगे R1 वेक्टर क्रॉस F1 प्लस R2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट माइनस F1। इंस्टेड ऑफ F2 यू विल रिप्लेस माइनस F1। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये R1 F1 है, तो यहां पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, R1 क्रॉस F1, और ये प्लस माइनस साइन बाहर आ जाएगा, R2 क्रॉस F1। तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा R1 माइनस R2, ओके, क्रॉस F वेक्टर। आप इसको सिंप्लीफाई करके इस ऐसे भी लिख सकते हैं,
यानी कि R1 क्रॉस F1 माइनस R2 क्रॉस F1, सॉरी ये F1 वेक्टर आएगा यहाँ पे। ओके, तो आप देखेंगे दोनों में F1 F1 है, कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, और F1 को हमने क्रॉस लिया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये नेट टॉर्क आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे R1 क्रॉस R1 माइनस R2 वेक्टर, तो ये R1 वेक्टर है और ये आपका R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आप देखेंगे ये वेक्टर आ जाएगा। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस वेक्टर इज कैन बी रिटन एज L वेक्टर, ये वेक्टर आ जाएगा। यानी कि R1 प्लस L वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा R1 वेक्टर plus L vector equals to R2 vector, and you will get R2 minus R1, R2 minus R1 equals to L vector, R2 minus R1 equals to L vector। तो यहां पर आप इस टॉर्क को आप लिख सकते हैं दैट इज माइनस एल वेक्टर, क्योंकि ये R1 माइनस R2 है तो माइनस एल वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर आ जाएगा। तो आप इसको, यानी कि आपने अगर ये नीचे की तरफ लिया है तो ये माइनस L1 आएगा, आप इस तरफ लेंगे तो ये प्लस L1 आ जाएगा, आप किसी वे में ले सकते हैं। तो टॉर्क आपका फाइनली आ जाएगा दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में L, ये देखो आपका L और ये F वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में लिया, L क्रॉस F आ जाएगा, ठीक है। L क्रॉस F आ गया है, और L वेक्टर के किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ ऑफ रॉड पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारी लेंथ ऑफ रॉड है, ये हमारा L वेक्टर हो गया, और आपका F वेक्टर ये था, इस डायरेक्शन में आपका F वेक्टर था, और दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ओके, ये एंगल आपको यहां पर थीटा दिया है, तो दोनों के बीच में आपको ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि L वेक्टर और F1 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप इसको सिंपली बस आप इसी में लिख दें L क्रॉस F। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन आ गया है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेते, आपने एक रैंडम पॉइंट लिया था ऑरिजिन, किसी भी पॉइंट के अबाउट लोगे आपको यही आएगा, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। आप कहीं पे भी ऑरिजिन लेंगे आपका यही टॉर्क आने वाला है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फोर्स कपल। फोर्स कपल में दो प्रॉपर्टीज होंगी कि फोर्स इक्वल होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल, बट नॉन कोलिनियर, बट नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन के अलाउंग नहीं रहेंगे। जब ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तो जो भी फोर्स एक्ट हो रहे होंगे उसको बोलेंगे फोर्स कपल। और फोर्स कपल के बीच में सपोज करो आपको ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ओके, और यहां पर कोई भी दो फोर्स लग रही है, ठीक है, दिस इज एल वेक्टर लेट से, और ये एफ वेक्टर। ओके, अभी एल वेक्टर हमने ऊपर लिया है, तो टॉर्क आप डायरेक्ट लिख सकते हो एल वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, इस तरह से आप देख सकते हो। मे बी इट कम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन, ये फोर्स कपल के केस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोलता है, ये देखिए। क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है अ रॉड ऑफ weight W is supported by two parallel knife at the edges A and B, यानी कि एक आपकी रॉड है, इसके दो एजेस हैं A एंड B, सॉरी रॉड ऑफ वेट, तो यहां पर दो नाइफ से इन्होंने यानी कि पॉइंट सपोर्ट से यहां पर सपोर्ट कर दिया इसको। और रॉड का वेट कितना है बच्चों, W इसका वेट है। टू पैरेलल नाइफ है,
पैरेलल लाइफ है, एन इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम इन ए हॉरिजेंटल पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है। द नाइफ्स आर एट ए डिस्टेंस d from each other, the center of mass of the rod is at distance of x from a। ओके, तो यहां पर आपको ये दिया हुआ है, लेट्स से ये डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है। ओके, ये डिस्टेंस आपको d दिया। ओके, और इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास यानी कि ये a पॉइंट से आपको दिया हुआ है x। ओके, ये x दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में पूछा हुआ है द नॉर्मल रिएक्शन एट ए इज, तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, तो यहां पर हम इस नॉर्मल रिएक्शन को बोल सकते हैं एन ए, और इस नॉर्मल रिएक्शन को बोल सकते हैं एन बी। तो हमने क्या निकालना है, एन ए। पहले तो बच्चों क्वेश्चन को समझें, तो यानी कि एक रॉड है जिसको दो नाइफ से ऐसे सपोर्ट कर दिया है एंड इट इज लाइंग ऑन द हॉरिजेंटल। तो यहां पर ये देखो, ये दोनों नाइफ्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और यहां पर दिया हुआ है कि इसका सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, और आपको पूछा हुआ है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो बच्चों यहां पर दो टाइप के इक्विलिब्रियम हमें कंसीडर करने हैं। तो पहले हम यहां पर इक्विलिब्रियम है तो यहां पर दो केस कंसीडर होंगे, यानी कि एफ नेट जीरो होगी, एफ नेट जीरो होगी, और दूसरा केस होगा टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए, टोटल नेट टॉर्क हमारा जीरो होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम इंश्योर करेंगे। तो हम पहले क्या इंश्योर करेंगे, टोटल मास। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास पर इसका टोटल वेट हम एक्ट होगा, यानी कि W एक्ट होगा। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, W, और अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, NA प्लस NB। तो हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स NA प्लस NB। ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड होगा, तो यानी कि आपको नेट फोर्स जीरो मिल गई और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। दूसरा है नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो करना है बच्चों। अब नेट टॉर्क में बच्चों पहले होता है पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। तो आपको ये देखो, ये W आपको पता है, ये आपको निकालना है। वैसे तो आप इसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप पॉइंट ए भी ले सकते हो, पॉइंट ये भी ले सकते हो, सी जो भी सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट बी भी ले सकते हो। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो। तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट्स या एनी पॉइंट्स विल बी जीरो, एनी पॉइंट विल बी जीरो। ओके, जीरो होगा। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ टॉर्क अबाउट बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टॉर्क अबाउट बी। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क लेना है। तो पहले डब्ल्यू का टॉर्क लेंगे, टॉर्क डब्ल्यू। तो ये आप ये डिस्टेंस देखेंगे, पैरेलल डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपका डी माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां पर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, यहां पर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। आप इसको दोबारा देखें, यहां पर आप इसको बनाएंगे। ओके, तो अगर पॉइंट बी आप कंसीडर करेंगे तो आप ये हटा दें। ओके, इट्स नॉट पॉइंट बी, आप बी को यहां पर बनाए, बी यहां पर। ओके, बी पॉइंट यहां पर है, तो आप देखेंगे ये हमारा बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डी माइनस एक्स होगा, और ये फोर्स कहाँ एक्ट होगी, नीचे एक्ट होगी। ये देखो, ये आर वेक्टर होगा और ये फोर्स नीचे होगी, यानी कि आप अगर अलग करके देखेंगे तो ये हमारा आर वेक्टर होगा बी पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये नीचे की तरफ होगा डब्ल्यू। तो यहां पर टॉर्क आप जब देखेंगे तो ये आर वेक्टर हो गया और ये एफ वेक्टर हो गया। आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ वर्क करोगे राइट हैंड थंब रूल से, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना। तो टॉर्क अबाउट बी आपका पहले एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो हम यहां पर टॉर्क अबाउट बी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू का हम लिख सकते हैं दैट इज डी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू साइन 90, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
दोनों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, साइन 90। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, दूसरा हम अगर यहां पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं और ये हमारा एन ए है, क्या है, एन ए, एन ए ऊपर की तरफ है। तो अब यहां पर देखोगे बी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो ये बी पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस डी है, और एन ए फोर्स हमारी ऊपर की तरफ हो, एन ए फोर्स हमारी ऊपर की तरफ। अब ये आर वेक्टर हमारा डी आया है। अब बच्चों इसको आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे, दिस इज पॉइंट बी, बी के बी पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी दूर है, ये देखो, ये हमने बनाया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी दूर है, डी डिस्टेंस दूर है, और ये फोर्स है, ये एन ए फोर्स है ऊपर की तरफ। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया और ये आपकी फोर्स वेक्टर होगी। तो आपका पोजीशन वेक्टर इस तरफ आएगा, तो आप क्या करोगे, आर क्रॉस एफ, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये एफ है, तो आपको ये क्लॉकवाइज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्लॉकवाइज। अब जो चूंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, नेगेटिव, एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक आएगा क्लॉकवाइज। तो आप एक को पॉजिटिव ले लें, एक को नेगेटिव ले लें। तो जो एंटी क्लॉकवाइज आया है उसको पॉजिटिव लिया है, और जो क्लॉकवाइज आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो क्लॉकवाइज कितना आ रहा है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डी इंटू एन ए, और इन दोनों के बीच में एंगल अगेन साइन 90। तो बच्चों टॉर्क ओमेगा की तरह होता है, एक को आप क्लॉकवाइज लेते हो, एक को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, एक को पॉजिटिव लोगे, एक को नेगेटिव लोगे। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर किया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर किया। ये टोटल टॉर्क आ गया अबाउट बी, तो ये क्या होना चाहिए, 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, साइन 90 वन हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे, डी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू डी इंटू एन ए, और यहां से एन ए की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, डी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन डी, डी माइनस एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, ये आपको नॉर्मल ऑन ए मिल जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे ये ऑप्शन आपका मैच करेगा। आपने जिस तरह नॉर्मल ऑन ए निकाला है उसी तरह आप नॉर्मल ऑन बी निकाल सकते थे। आप इसके अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो एक टॉर्क इसका आएगा, एक टॉर्क इसका आएगा। देखो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। अब बी के अबाउट अगर आप लेना चाहें, एक अगर आप इसमें टॉर्क अबाउट ए लेना चाहें, यानी कि आपको नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी भी निकालना है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, तो आप क्या करेंगे, अगेन ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये आपका पॉइंट बी हो गया, लेट से दिस इज पॉइंट ए, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी लग रहा है, ए पॉइंट पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, और यहां पर एक एक्स डिस्टेंस पर डब्ल्यू। ओके, तो यहां पर नॉर्मल ड्यू टू बी देखने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट ए को 0 ले लें। आपको जो निकालना है उसके आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लें, कोई जरूरी नहीं है आपको ए सेलेक्ट करना है, बी सेलेक्ट करना है, आप ये वाला सी पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास है, डजेंट मैटर, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हैं अगर आपको 0 करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉइंट ए सेलेक्ट किया। अब यहां पर तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस कौन सी होंगी आपके पास है, ए, एन ए, डब्ल्यू और एन बी। इन तीनों फोर्सेस का आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क अबाउट ए, पहले हम एन ए के अबाउट लेंगे, तो आप देखेंगे एन ए इंटू 0 आएगा। वो क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ उसी पॉइंट से पास करेगा, ए से एन ए का डिस्टेंस 0 है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर डब्ल्यू से लोगे तो यहां पर ये देखो, आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, एक्स, ये आपका आर हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। तो बच्चों इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने का एक तरीका होता है कि मान लो अगर ये रॉड यहां पर फिक्स होती, यानी कि यहां पर हिंज होती, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकती, और सिर्फ ये फोर्स होती, आपको ये फोर्स सारी भूल जानी है, सिर्फ ये फोर्स होती, ये रॉड इसके अबाउट घूम सकती है, और ये फोर्स लगा रहे हो आप नीचे की तरफ इसको पुल कर रहे हो, तो ये रोड कैसे घूमेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो जिस डायरेक्शन में रॉड घूमेगी उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा, आप ऐसे मान के देख लो। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, अब हमें बी का टॉर्क निकालना है कि किस डायरेक्शन में होगा। अगर एन बी का डायरेक्शन टॉर्क निकालना है तो आप इन दोनों फोर्सेस को भूल जाओ, और सारी भी फोर्सेस है सबको भूल जाओ। तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर फिक्स कर लिया, और आपके पास सिर्फ एक फोर्स है एन बी, और एन बी किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। अगर इस रॉड को आप ऊपर की तरफ पुश करोगे और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, तो ये किस तरह घूमेगी, इस तरह घूमेगी, ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम बोलेंगे टॉर्क भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो इजी तरीका इसका देखने का ये है। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो आर वेक्टर ये हो गया इस डायरेक्शन में, और एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। तो आप देखोगे एफ, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर ये है, एफ ये वेक्टर है, राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, इजिली आउट ऑफ द प्लेन आएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल तो बच्चों याद होगा, अपनी फिंगर को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं, यानी कि आर वेक्टर है फिर एफ वेक्टर है, तो अपनी फिंगर आप लोगे आर वेक्टर की तरफ और एफ वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ओके, ये राइट हैंड थंब रूल आपको याद रखना है। देन तो बच्चों हमने एन के अबाउट देखा तो ये जीरो आ गया, डब्ल्यू के अबाउट देखेंगे तो ये देखो एक्स डब्ल्यू, और ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज को लेते हैं हम नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डब्ल्यू, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, साइन 90। ओके, अब ये देखो, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है, आर वेक्टर हो गया, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी इंटू एन बी। ओके, ये फोर्स लग रहा है इक्वल्स टू जीरो, तीनों का टॉर्क मिला के क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चों ये तो ऑलरेडी जीरो है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x इंटू डब्ल्यू साइन 90, यहां पर भी साइन 90 आएगा, दैट इज 1 इक्वल्स टू डी इंटू एन बी आ जाएगा। तो एन बी की वैल्यू आपके पास डब्ल्यू एक्स बाई डी इस तरह से आ जाएगी। एन ए आपने कितना निकाला है, एन ए इज डब्ल्यू डी माइनस एक्स ओवर डी। और बच्चों यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि एन ए प्लस एन बी करोगे, एन ए प्लस एन बी करोगे तो आपको डब्ल्यू आ जाएगा सिंपली। तो यहां पर आपने देखा एन ए और एन बी इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां से दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। बच्चों सपोर्ट, जो सपोर्ट आप देखोगे, जो सपोर्ट पास होगी उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, जो सपोर्ट दूर होगी उसका नॉर्मल कम होगा। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए से एक्स डिस्टेंस दूर है तो ये एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो डब्ल्यू बाई डी तो दोनों कॉमन है। अगर आप एन ए ओवर एन बी आप लेना चाहें तो ये डी माइनस एक्स ओवर डी आने वाला है, सॉरी एक्स आने वाला है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आ रहा है आपका टॉर्क। तो जो अपने सेंटर ऑफ मास से जितना दूर होगा उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर एक के सेंटर ऑफ मास दूर है और एक के नजदीक है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसके सेंटर ऑफ मास नजदीक होगा वो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द टॉर्क रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो, यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। शोन इन द फिगर इज रिजिड एंड यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग रॉड, ये मार्किंग दे रखी है 0 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50, 75 एंड दैट इज 100। ABL held horizontal position by two strings tied to its end attached to the ceiling. The rod of mass M has another weight of 2m at the distance hung from 75 from A. Tension in the string at A. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस रॉड का मास है m और एक एडिशनल मास 2m इस पॉइंट पर इसको
लटका दिया है। तो आपको यहाँ पर ए में टेंशन निकालनी है। आप ए और बी की दोनों की टेंशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, टी ए और टी बी, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 2m, और एक और होगा m। ठीक है, तो ये 3mg के बराबर होगी आपकी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, आप अगेन इसमें तीन इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन बनाओ। कैसे करोगे, आपने यहां पर एक रॉड ले ली। ओके, यहां पर इसको टेंशन 1 बोल दिया, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगी फोर्स, और इसको आपने टेंशन बी बोल दिया। ओके, ये डिस्टेंस आपका यहां से आप देखोगे 25 सेंटीमीटर होगा। यहां पर कितना मास है, 2m, तो यहां पर टोटल फोर्स लग जाएगी 2mg। और रॉड के सेंटर में बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड है तो रॉड के सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये इस पर हम इसका वेट कहाँ एक्ट करता हुआ मानेंगे, इसके सेंटर पर इसका वेट एक्ट होता हुआ मानेगा, ये m होगा, जिसका डिस्टेंस होगा बच्चों 50। ओके, तो आपको जैसे क्या निकालना है, टेंशन एट ए निकालना है, तो आप क्या करो, जो निकालना है उसके दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लो। आप क्या कर लो, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। तो आप क्या करो, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। जैसे ही आप बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे, तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, ये हॉरिजेंटल है और ये लटकी हुई है, इन्होंने, ये कहीं भी नहीं जा रही है, इक्विलिब्रियम है। तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, यानी कि सिग्मा एफ जीरो होना चाहिए और सिग्मा टॉर्क जीरो होना चाहिए। टोटल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, टोटल फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। अब बच्चों पहली इक्वेशन हम फोर्स की लिखेंगे, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स है आपकी mg प्लस 2mg, और टोटल अपवर्ड फोर्स है टी ए प्लस टी बी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करोगे, टॉर्क देखोगे। टॉर्क के लिए आप क्या देखोगे, देखो, टॉर्क अबाउट बी देखोगे। टॉर्क अबाउट बी आपको क्या करना है, टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो यहां पर आपको फोर्स दिख रही है 1, 2 और 3 और 4। तो आप पहली फोर्स लोगे टी ए, और इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से जीरो है। दूसरा दूसरा आप लोगे 2mg। ओके, आपने फोर्स ले ली, और ये डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। और ये देख रहे हो, आप अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हुआ माने, इसको क्या माने, ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, ऐसे मानो, और सिर्फ ये फोर्स लग रही है, कोई फोर्स नहीं है, आप भूल जाओ सारी फोर्स को, सिर्फ ये फोर्स लग रही है। मतलब इसको नीचे की तरफ पुल करोगे तो रॉड ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी। तो ये देखो कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज आया है। कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी के अबाउट 2mg का जो फोर्स होगा, उसका टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा, इस तरह घुमाएगा इस रॉड को, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव। डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर इंटू 2mg। ओके, अगेन mg भी नीचे डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस इधर है, तो आप देखेंगे ये नीचे डायरेक्शन में लगे और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, अगेन ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, और इसका डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इंटू mg। सिर्फ mg फोर्स है, अलग अलग पॉइंट पर लग रही है। ओके, अब बच्चों आती है ये फोर्स, तो आप बाकी सब फोर्स को भूल जाएंगे। ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है रॉड, अगर इसको ऊपर की तरफ खींचा जाए तो ये कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगी रॉड, यानी कि अगर इसको ऐसे पुल करो स्ट्रिंग से, तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे घूमेगी, ऊपर की तरफ होगी, तो यानी कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आएगा तो इसका टॉर्क हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर इंटू टी ए। और बच्चों आप देख सकते हो ये माइनस लिया है, अब ये टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि 100 इंटू टी, ओके, ये टी बी आना चाहिए था, टी ए, 100 इंटू टी ए, ये हमारा जीरो के इक्वेट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा 25 इंटू टू, देन की 50 सेंटीमीटर इंटू एम जी, प्लस 50 सेंटीमीटर इंटू एम जी। तो यहां से आपको 100 सेंटीमीटर इंटू एम जी मिल जाएगा। 100 आप कैंसिल कर देंगे, तो टी ए की वैल्यू आपको एम जी के बराबर मिल जाएगी।
ओके, टी ए की वैल्यू एम जी के बराबर निकाल जाएगी, और आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करके यानी कि टी ए प्लस टी बी आपको 3 mg के बराबर, तो ये 2 mg के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से टी ए और टी बी दोनों ही आप निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हो टी ए की वैल्यू क्या आ गई है, डी ऑप्शन यानी कि एम जी के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर एक सिंपली एक रॉड दी हुई है, रॉड का मास है m और इसकी लेंथ है l, और यहां पर दो सपोर्ट हैं, इसको ए बोल सकते हैं और इसको बी बोल सकते हैं। ए यहां पर ए यानी कि ये टेंशन स्ट्रिंग 1 ए एज पर कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग बी एक पॉइंट बी पर कनेक्टेड है, और बी का दूसरे एंड से जो डिस्टेंस है वो l/4 है, और l इज द होल लेंथ। रॉड का मास m और लेंथ l है, और दूसरे एंड से l/4 डिस्टेंस पर एक यहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एंड दिस रॉड इज इन हॉरिजेंटल। तो आपको T1 और T2 निकालने हैं। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, पहले लोकेट करोगे इसका सेंटर ऑफ मास। तो लेंथ सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों यहां से डिस्टेंस l/2 पर, ओके, और ये डिस्टेंस आप टोटल देखोगे तो ये 3l/4 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखोगे, यहां पर mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, mg। तो पहली इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। एक इक्वेशन ये आने वाली है। दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी टॉर्क जीरो की। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो फॉर इक्विलिब्रियम। आप इसको नोट कर लें कि इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी is in equilibrium, then torque about any point, किसी भी पॉइंट के अबाउट लो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा, तो आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। बट जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तब हमें स्पेसिफिक पॉइंट लेना होगा, वो आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लेट से आपने ए पॉइंट ले लिया, टॉर्क अबाउट ए आपको जीरो करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो हम टॉर्क अबाउट ए कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट ए लेने के लिए आपको यहां पर दो फोर्स कंसीडर करनी होगी। तो पहले तो आप टी ए यानी कि T1 इंटू जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये ए पॉइंट से जीरो डिस्टेंस पर है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। इसका टॉर्क देखेंगे, mg का टॉर्क देखने के लिए आप बाकी फोर्सेस को भूल जाओ, सिर्फ एक फोर्स लग रही है, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंसीडर कर रहे हो उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन मान लो कि भाई ये हिंज है, यहां से हमने फिक्स कर दिया, और ऐसे फिक्स किया है कि ये रॉड रोटेट हो सकती है। ऐसे सपोज करो, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क मान रहे हैं उस पॉइंट को ऐसे मान लो कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है, ऐसी एक्सिस है जहां से ये रोटेट कर सकता है, रॉड इस तरह से रोटेट कर सकती है, ऐसे मानो। तो अब मानने के बाद आप क्या करेंगे, mg अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो रॉड का रोटेशन आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से होगा। तो रॉड का रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्लॉकवाइज को हम लेते हैं नेगेटिव, ओके। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन लिख देंगे, और यहां पर देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये आपका आर वेक्टर यानी कि l/2, और ये फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर mg। तो हम इसको लिखेंगे l/2 इंटू mg और इंटू साइन 90, ओके। दूसरा आप देखोगे T2 का टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट अगेन क्या मानोगे आप, रोटेशन पॉसिबल है, ऐसे मान के चलो। और इसमें अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो रॉड का रोटेशन ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से होगा। तो ये रोटेशन कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि T2 फोर्स लगाने से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, तो T2 का जो टॉर्क आएगा, यानी कि T2 फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा।
और एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं हम पॉजिटिव, दैट इज T2, और इसकी लेंथ कितनी है, यहां से देखना, यहां से कितनी लेंथ है, ये 3L/4 लेंथ है, इसको लिखेंगे आप 3L/4 इक्वल्स टू 0, डेफिनेट। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी L/2 इंटू mg इक्वल्स टू T2 इंटू 3L/4, ये आ जाएगा। अब यहां से L और L कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा mg इक्वल्स टू T2 इंटू 3/2। तो यानी कि T2 की वैल्यू 2/3 mg आ जाएगी। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि T1 प्लस T2 क्या है, mg के बराबर है, तो mg/3 फर्स्ट इक्वेशन से आप ऐसे निकाल सकते। तो आपने टॉर्क की मदद से, यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि सिर्फ सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 करके आप टॉर्क नहीं, यानी कि T1 और T2 इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आप नहीं निकाल सकते थे। और इस केस में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये सेंटर ऑफ मास इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में होता तो इन दोनों का टेंशन सेम आता, लेकिन ये बीच में नहीं है क्योंकि इससे L/2 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस देखोगे तो L/4 है। तो आपने देखा किसके करीब है, ये T2 के करीब है, तो T2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, T2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान देना है, इसमें आपको टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअली हम टॉर्क को डिफरेंट पोजीशन पर अगर डिफरेंट फोर्स लग रही हैं तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहां पर दिया हुआ है, स्लैब इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस F1 एंड F2, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, शोन इन द फिगर, फिगर की हेल्प लेंगे। Force F2 is an XY plane and F1 is acting along the Z axis, और F1 का दिया हुआ है किस पॉइंट पर एक्ट हो रही है। द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O, यानी कि ओरिजिन के अबाउट लेना है। ओके तो बच्चों इसको अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देखोगे Z एक्सिस की तरफ से, तो आपको Y एक्सिस ऐसे नजर आएगी और X एक्सिस ऐसे नजर आएगी। ओके और आपका स्लैब कुछ ऐसे नजर आएगा, ये आपका स्लैब हो जाएगा 4,6, ये हो गया। ओके दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। 2,3 पर आपकी एक फोर्स एक्ट हो रही है और दैट इज इन जेड डायरेक्शन, ये एफ, यानी कि आप एक्स वाई है तो आपका जेड डायरेक्शन ये होगा, इस तरह से आप बना सकते हो, ये जेड डायरेक्शन होगा, तो जेड डायरेक्शन में आपकी F1 फोर्स एक्ट हो रही है। ओके तो F1 फोर्स को हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इक्वल्स टू F इंटू के कैप। ओके और इस पॉइंट को बोल सकते हैं लेट से 1 पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1, तो ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, R1। R1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 2i प्लस 3j, सॉरी 2i प्लस 3j। ओके ये डायमेंशन डिफरेंट दे रखी है, ये 6 है और ये 4 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, ये दे रखी है, तो 2i प्लस 3j हो जाएगी। अब बच्चों जो F2 है वो कुछ इस तरह से दी रखी है, यानी कि यहां से 30 एंगल बना रहा है और ये आपकी फोर्स है F2। ओके तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आपको पता है, तो पहले हम R2 को लिख लें, R2 को हमने लिख लिया। R2 बच्चों यहां से क्या क्या होगा, यहां से ओरिजिन से देखोगे तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 0,6 होगा, क्या होगा 0,6, तो इसको हम 6j कैप लिख सकते हैं। ओके अब बात आती है कि F2 का डायरेक्शन लिखने की, तो F2 का अगर डायरेक्शन लिखोगे तो F2 इस डायरेक्शन में है, ये अगर ड्रॉ करोगे तो आपके कंपोनेंट लोगे, ये 30 डिग्री है, तो ये देखो ये होगा
एफ साइन 30 और इस डायरेक्शन में होगा एफ कॉस 30। तो एफ साइन 30 को देखोगे ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स। और एफ कॉस 30 किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में। ओके, तो एफ टू वेक्टर को आप एक्स डायरेक्शन में आपका है माइनस एफ साइन 30 इंटू आई कैप। माइनस आई कैप डायरेक्शन में एफ साइन 30 है और माइनस जे डायरेक्शन में आपका एफ कॉस 30 है। इस तरह से आप फोर्स वेक्टर को ले लेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस एफ, अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2 इंटू आई कैप इंटू जे कैप। ये आपकी F2 वेक्टर आ गया और ये आपका R2 आ गया। अब बच्चों बस 1/1 करके हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क अबाउट O कैन बी रिटन एज R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर। सिंपली R1 की वैल्यू आपको 2i प्लस 3j दे रखी है। F1 को आपने F इंटू के यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है F इंटू के कैप से। ओके, प्लस R2 की वैल्यू आपको 6j कैप है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस एफ I/2 प्लस √3j/2 से 1/1 करेंगे। तो आप देखो, आप याद रखेंगे ये, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में याद हो बच्चों कि अगर I, J और K, तो I और J से क्रॉस करोगे तो K आएगा और J और K को करोगे तो I आएगा और K और I को करोगे तो J आएगा। तो अब आपको पहले करना है I और K। I और K करोगे तो ये उल्टा रोटेशन हो रहा है तो माइनस J आएगा, तो इसको -2F, इसको F को कॉमन ले सकते हैं, -2J। ओके, J क्रॉस K करोगे, दूसरा क्या आ रहा है, J क्रॉस K, तो ये आपका प्लस I आएगा, तो ये +3i इंटू एफ, ये आ गया। ओके, ये दूसरा, यहां से देखोगे 1/2 और 6, इसको पूरा कॉमन ले लोगे, ये 6f/2, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया। जे को आप पहले आई से करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा। क्या आएगा बच्चों, जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो ये माइनस हमने यहां कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस के, और जे क्रॉस जे तो 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, -2f जे कैप प्लस 3f आई कैप, और ये -3 होगा, -3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3f के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क अबाउट ऑरिजिन, आपके पास अगर f को आप कॉमन ले लें तो आपके पास i का कोफिशिएंट आएगा 3 -2j प्लस 3k, ये आपका टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो आपने देखा हमने कैसे निकाला, तो 3i -2j प्लस 3k, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, 3i -2j और प्लस 3k, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट था बच्चों, ये पार्ट था कि हमने इसका एक पोजीशन लेना है और इसको ना हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है। सबसे इजीएस्ट मेथड यही रहेगा। तो आपके पास आंसर इसका क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ हमारा एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg leans on a frictionless wall, its feet resting on a floor 1 meter from the wall as shown in the figure. Find the reaction force of the wall and the floor. यानी कि हमको रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है फोर्स की और वॉल की। तो आप यहां पर देखेंगे, देखो बच्चों, यहां पर ये 3 मीटर दिया हुआ है और ये 1 मीटर दिया हुआ है,
तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2√2 आ जाएगा। डेफिनेटली आपको फिगर में भी दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पर होगा, यानी कि इसका वेट यहाँ एक्ट हो रहा हो W विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो W की वैल्यू आपके पास 200 न्यूटन आ जाएगी। G को हमने 10 माना। ओके, तो यहां पर एक रिएक्शन वॉल से आना चाहिए। ओके, इसको हम N2 बोल रहे हैं। अब बच्चों यहां पर एक चीज इनको देनी चाहिए। अच्छा, वॉल फ्रिक्शन लेस दे रखी है, वॉल यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन फ्लोर, ठीक है ना, फ्लोर में फ्रिक्शन होगा। फ्लोर में फ्रिक्शन होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटली N2 अगर फोर्स लग रही है, इस लैडर को हमने रेस्ट पर रखना है, यानी कि इक्विलिब्रियम में रखना है। तो हॉरिजेंटल फोर्स से बैलेंस होगी, और हॉरिजेंटल सिर्फ एक ही फोर्स आ सकती है, वो फ्रिक्शन होगी। तो बच्चों यहां पर एक फ्रिक्शन एक्ट होगा, इसको हम F नाम दे देते हैं, और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगा, इसको N1 नाम दे देते हैं। ओके, हमने N1 N2 और हम फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम यहां पर इक्वेशन करेंगे कि सिग्मा F नेट इक्वल्स टू 0 और सिग्मा टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0, यानी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क 0 होने चाहिए। तो यहां पर फोर्सेस आप देख सकते हो, वर्टिकल भी फोर्स है और हॉरिजेंटल भी फोर्स है। तो पहले हम सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे। तो एफ एक्स के लिए आप देखोगे एक्स डायरेक्शन में सिर्फ आपको N2 माइनस एफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0, तो आपके पास मिल जाएगा N2 इक्वल्स टू एफ। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सिग्मा एफ वाई 0 करोगे तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो W की वैल्यू आपकी किसके इक्वल मिल जाएगी, N1 की इक्वल मिल जाएगी। ओके, ये मिल जाएगी। अब यहां पर बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं, यहां पर N1 W के इक्वल आ गया है, और W की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन, तो N1 की वैल्यू आपके पास 200 न्यूटन आ गई बच्चों। लेकिन आपको ये दोनों अननोन है, ना तो आपको F पता है ना N2 पता है। उसके लिए क्या करोगे, आप यहां पर पॉइंट मान लोगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर दो फोर्सेस इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेंगे। आप क्या करेंगे, टॉर्क, नेट टॉर्क हमें 0 लेना है, लेकिन A पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। सिग्मा एफ नेट अबाउट A मस्ट बी 0। तो पहली बात, आपका नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास हो रहा है और फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि N1 और फ्रिक्शन की वजह से यहां पर टॉर्क 0 आ जाएगा। और दूसरा देखेंगे कि हमारा वेट, फिर से आप ऐसे देखें कि ये रॉड, आप सब चीज को भूल जाओ, ये रॉड बाई चांस इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो, और कोई भी फोर्स नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक हिंज पॉइंट है ये, और यहां पर ये फोर्स लगाई जाए, तो अगर ये फोर्स लगाई जाए तो रॉड का रोटेशन ऐसे होगा, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका जो W का टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, और क्लॉकवाइज कितना आएगा वो देखो, ये फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स रहेगी, और ये डिस्टेंस इसका 1 मीटर का हाफ आएगा। तो पहली बात, क्लॉकवाइज के लिए माइनस यूज करेंगे, और डिस्टेंस होगा 1/2, और पूरी फोर्स होगी W 200 न्यूटन। ओके, दूसरा, अब यहां पर देखें, इसका टॉर्क निकालना है हमें N2 का। तो अगेन आप ये देखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मान लेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकती है, सबको भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। एक रॉड जो इसके अबाउट हिंज है, और यहां पर सिर्फ N2 फोर्स लग रही है, तो अगर N2 फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से रोटेशन करेगी, क्योंकि आप इसको इस तरह पुल कर रहे हो, तो ये इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो N2 का टॉर्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और जैसा कि आपको पता है कि N2 अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां पर N2 होगा, और बच्चों अब डिस्टेंस कितना होगा ये देख लेते हैं। डिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि ये लाइन ऑफ फोर्स है हमारी, और ये पॉइंट है, और यहां से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे लेते हैं, R परपेंडिकुलर इंटू F।
तो यहां से ये आर परपेंडिकुलर लिया है। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया 2√2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2√2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास W/2 इक्वल्स टू 2√2 इंटू N2 आ जाएगा, और N2 की वैल्यू आपके पास विच इज इक्वल्स टू W/4√2। √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपके पास N2 की वैल्यू W√2/8 आ जाएगी। ओके, इस तरह से W की वैल्यू आपको पता है 200 न्यूटन है, 200 डिवाइड बाई 8, तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। 8 से डिवाइड करोगे तो ये 25√2 न्यूटन आ जाएगी। तो आपने N1 निकाल लिया, N1 कितना आ रहा था W के बराबर, यानी कि 200 न्यूटन आ रहा है। N2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 25√2 न्यूटन। ओके, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी N2 के बराबर आएगी, विच विल बी, तो आप देखेंगे आपने सिर्फ 3 इक्वेशन बनाई थी। आपकी 3 इक्वेशन थी, एक Fx की वजह से, एक Fy की वजह से, और एक टॉर्क की वजह से, और आपके पास वेरिएबल भी 3 थे। तो आपने 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन यहां पर सॉल्व कर चुके हैं और आपको तीनों वैल्यूज आ गई। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन देखो, 2019 में पूछा गया है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मॉप क्लीन अ फ्लोर, क्लीनिंग मशीन प्रेसेस द सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस r vertically downward, total force F, rotate it with constant angular speed about its axis. The force F is distributed uniformly over the mop if the coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop. तो बच्चों कहने का क्या मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इस तरह से एक सर्कुलर मॉप दिया हुआ है, सॉरी, ये आपको एक सर्कुलर मॉप दिया हुआ है, और मॉप को क्या कर रहे हैं आप ऊपर F फोर्स से प्रेस कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये ग्राउंड पर टच होगा, ग्राउंड इस पर ये रोटेट हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब ये रोटेट होगा तो यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब ये देखो, ये ओमेगा इसकी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो टॉर्क आपकी मशीन लगेगी, मशीन आप इसको इधर टॉर्क लगाएगी और फ्रिक्शन इधर लगाएगा, तो हम बोल सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0। तो यानी कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू मशीन दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। तो टॉर्क ड्यू टू मशीन इक्वल्स टू माइनस टाइम्स टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन बताना है। और बच्चों एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दी हुई है, ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे एक पॉइंट पर नहीं लग रही है, पूरे पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां पर एक टर्म बनाएंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही होगी। ओके, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही होगी, तो यहां से नीचे से एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, नॉर्मल भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स के बराबर नॉर्मल होगा, तो हम बोल सकते हैं F माइनस एन इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो नॉर्मल भी F के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन अगर आप बात करें आप, तो वो F के बराबर ही होगा, और नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट एरिया F पर यूनिट एरिया के बराबर जाएगा, कि यानी कि इस पर यूनिफॉर्मली नॉर्मल लग रहा होगा। ओके, तो अब बच्चों यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू एन। ओके, फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन बाई ए, ये लग रहा होगा। ओके, तो फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया लगा लिया। अब बच्चों टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आप क्या करेंगे, आप इसका टॉप व्यू कंसीडर करो।
ऐसे आपने टॉप व्यू कंसीडर किया और आपने एक यहां पर आर डिस्टेंस पर छोटा सा एरिया मान लिया। ओके, छोटा सा एरिया मान लिया। तो यहां पर सपोज करो ये नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन, इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा इस सारे पॉइंट पर। और फ्रिक्शन फ्रिक्शन ओवर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया पर फ्रिक्शन कितना लगेगा उसको बोल सकते हैं डीएफ। फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एरिया पे एलिमेंट, इस एलिमेंट पर टोटल फ्रिक्शन कितना लगेगा डीएफ। उसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इनटू स्मॉल एरिया। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में लिखा था मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, तो यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया कर दिया है। और फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया कितना है, म्यू एन बाई ए इंटू डी ए, ये हो जाएगा। और बच्चों एन की वैल्यू फोर्स के बराबर है जो ऊपर से अप्लाइड फोर्स है, तो म्यू एफ बाई ए इंटू डी ए, ये आपकी स्मॉल फ्रिक्शन होगी। अब बच्चों डी ए की वैल्यू हम ऑलरेडी ये चीज सेंटर ऑफ मास में कर चुके हैं, ये कितना होगा, यहां से आर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्मॉल फोर्स आ गया। अब इस फोर्स की वजह से इस एलिमेंट पर फोर्स लग रही होगी, इस एलिमेंट की वजह से टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क, क्योंकि ये सेंटर से कितनी दूर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर दूर है और यहां पर फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, हमने कैलकुलेट कर दिया। तो टॉर्क अगर हम बात करें तो टॉर्क कितना लगेगा, ये फोर्स कितनी डिस्टेंस पे, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू डी एफ। ये हमारा टॉर्क लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, आर इंटू डी एफ। तो आर इंटू डी एफ करोगे तो आर की वैल्यू और डी एफ की वैल्यू क्या है, मास म्यू इंटू ए पर यूनिट एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके, आप इसको क्या करेंगे, म्यू एफ ओवर एरिया को आप कॉमन ले लेंगे, 2 पाई भी कॉमन लेंगे और आपके पास आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे। तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आपके पास ये आएगा म्यू एफ इंटू 2 पाई बाई एरिया, और यहां से आप इसको करेंगे तो ये आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। टोटल आप इसको निकालेंगे तो टोटल टॉर्क विल बी म्यू एफ 2 पाई और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास म्यू एफ आर बाई 3, ये आपके पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। इतना टॉर्क फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क इतना ही मशीन प्रोवाइड करेगी। तो टॉर्क आपका कितना आ जाएगा, म्यू एफ आर बाई 3। तो ये ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है म्यू एफ आर बाई 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एलिमेंट लेके करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन है, तो नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं।